स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर हम कर रहे हैं और इसी चैप्टर के अंदर हम मजीद कंटिन्यूशन करेंगे आगे। और आज हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है उसके लिए नॉर्मल दो एक्सेस होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का शेप होता है, एक वर्टिकल एक्सेस होता है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है इसको कहते हैं हम एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पर जो हम प्लॉट करते हैं क्लास बाउंड्रीज करते हैं, क्लास बाउंड्रीज। और वाई एक्सिस पे जो हम प्लॉट करते हैं वो करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम क्लास बाउंड्रीज प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में हमें बताया हुआ होगा क्लास बाउंड्रीज गिवन होंगी और साथ ही साथ सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको खुद निकालनी होगी। क्लास बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? देखो ऐसे होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस तरह से क्लास बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, ये क्लास बाउंड्रीज होती हैं और क्लास बाउंड्रीज के साथ राइट साइड पे आपको दी होगी फ्रीक्वेंसी 10, 20, 30, जैसे कि 10, 20 के बाद मैं कहता हूँ 25, 30 एंड वापस से 10। ठीक है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें क्वेश्चन में गिवन, जितना कुछ मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है ये सब क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे बोला हुआ है ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे खुद से एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, खुद से एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा किस चीज का? सीएफ का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखो जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वही सीएफ भी हो जाती है। उसके बाद हम ऐड करते हैं। ठीक है, 10 में 20 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, 30 में 25 ऐड करेंगे 55 आ जाएगा, देन 30 ऐड करेंगे तो 85 और 10 ऐड करेंगे तो 95। ठीक है, यानी कि सी एफ पूरा कंप्लीट कर। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का वर्ड निकला है टू क्यूमुलेट मींस टू ऐड। ठीक है ना, जमा करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि मैं क्या करूंगा कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसमें नहीं, जैसे अगली फ्रीक्वेंसी आएगी वो ऐड करता जाऊंगा। मतलब मैं कह रहा हूँ भाई 0 से लेकर 10 के बीच में 10 की फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी कि 0 से 10 के बीच में 10 नंबर्स हैं हमारी रेंज के अंदर। ठीक है ना, हमारी एक्स की वैल्यूज हैं। 10 से 20 के बीच में 20 वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब क्या है? 10 से 20 के बीच में 20 वैल्यूज तो नहीं होती, कितनी होती हैं? 10 ही होती हैं, लेकिन कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है ना, हो सकता है कि 13 4 बार हो, 15 5 बार हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, ये एक्स की वैल्यूज रिपीट भी हो सकती हैं। तो इस हिसाब से हमें ये पता चला कि भाई 0 से 10 के बीच में 10 वैल्यूज हैं और 10 से 20 के बीच में 20 हैं। तो इसका मतलब एक सी एफ जो है ना, सी एफ ये बता रहा है कि 0 से लेकर 20 तक कितनी हो गई, तो वो 30 हो गई। इसी तरह 20 से 30 तक 25 हैं, तो अब ये जो इसका सी एफ है ना, सी एफ ये बता रहा है कि 0 से लेकर 30 तक कितनी हो चुकी हैं अब तक? 55 हो चुकी हैं अब तक, कितनी हो गई हैं? ठीक है ना, सी एफ के अंदर हम लोग वैल्यूज ऐड करते जाते हैं, उससे क्या होता है पता चलता है कि अभी तक स्टार्टिंग से कितनी हो गई हैं। ठीक है, अच्छा तो अब ये सी एफ आप बना देते हो, वाई एक्सिस पे सी एफ प्लॉट करोगे। सी एफ कहाँ तक जा रहा है? 95 तक। तो मैं अगर 10 10 के ले लूँ ये पर 0 के साथ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, अच्छा और एक्स एक्सिस पे कहाँ तक जाना है? 50 तक जाना है। तो 10 20 30 40 और 50। अच्छा, क्वेश्चन में जो है ना कोशिश करनी चाहिए ग्राफ पेपर आपका ज़्यादा इस्तेमाल हो, थोड़ा ग्राफ पेपर, ग्राफ थोड़ा बड़ा बने। अगर मैंने 10 के लिए ना ग्राफ अच्छा थोड़ा पूरा पूरा यूज़ हुआ ना, अगर मैं 10 का गैप नहीं लेता, मैं कहता कि 0 के बाद 50 और 100 यूँ करता, क्या होता? ग्राफ इतना सा बनता, बिल्कुल समझ ही नहीं आता। वैसे तो एग्जाम में आपको बताया हुआ होता है कितने कितने गैप से बनाना है, लेकिन कभी ना बताया हो कि आप खुद से जो दिमाग लगाओ। रूल ये है कि ग्राफ जो है ना आधे से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। जो ग्राफ पेपर है ना कम से कम मोर देन हाफ यूज़ हो। बिल्कुल ये नहीं कितना सा ग्राफ बना हुआ है, कम अज़ कम मोर देन हाफ ग्राफ यूज़ होना चाहिए।
अब हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, मार्किंग करते हैं। मार्किंग किस तरह से होती है? अपर लिमिट के ऊपर। क्लास बाउंड्री 0 से लेकर 10 तक है और सी एफ कितना है? 10। 0 से लेकर 10 अपर लिमिट क्या है? 10। 0 to 10 है ना क्लास बाउंड्री, तो लोअर लिमिट 0 हो गई और अपर लिमिट क्या हो गया? 10। ठीक है बेटा, जरा कॉन्सेंट्रेट करो। क्लास बाउंड्री अगर 0 to 10 है तो लोअर लिमिट क्या है? 0 और अपर लिमिट क्या है? 10। तो क्या करेंगे? अपर लिमिट 10 है और ये सी एफ भी 10 है, तो 10 पर 10 मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से क्लास बाउंड्री है 10 से लेकर 20 तक, तो इसकी अपर लिमिट क्या है? 20। तो सी एफ भी क्या होगा? सी एफ इस पर 30 आ जाएगा, 20 पर 30 मार्क कर लेंगे। सही है ना? देखो, अपर लिमिट के ऊपर क्लास बाउंड्री मार्क कर, वो सी एफ मार्क करनी। फिर तीसरी जो है 20 से लेकर 30 तक क्लास बाउंड्री, इसकी अपर लिमिट क्या है? 30। 30 पर आप 55 मार्क कर लो। उसके बाद 30 to 40 है, तो 40 पर आप 85 मार्क करोगे। और 40 to 50 में 50 पर आप मार्क करोगे 95। ठीक है, इन सबको अब हम कर लेंगे ज्वाइन एक स्मूथ कर्व के जरिए। ये बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो, इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है एक स्मूथ कर्व के जरिए। ठीक है, यहां तक सब ड्रॉ कर लें, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो आगे बताता हूँ और पार्ट्स किस तरह से आते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा क्वेश्चन में बोला हुआ यूज योर ग्राफ टू फाइंड द मीडियन। अब ये अनग्रुप डेटा नहीं, अनग्रुप डेटा में ये होता है हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और दोनों साइड से जो है कुछ कुछ वैल्यूज, बराबर वैल्यूज कटिंग करेंगे और बीच में जो नंबर रह गया वो मीडियन होता है। तो अनग्रुप में होता है। अब ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा में अगर मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा n मल्टीप्लाई बाय 50%। और ग्रुप डेटा के अंदर भी ये रेंज है, क्लास बाउंड्रीज है, मतलब रेंज वाला सवाल है। रेंज वाला सवाल होता है ना जिसमें n+1 नहीं करना पड़ता, सिर्फ n मल्टीप्लाई बाय 50%। 50% का मतलब बीच में, सेंटर में, बिल्कुल मीडियन चाहिए। अब n क्या होगा? ये सिग्मा f होता है, सी एफ की जो आखिरी वैल्यू होती है ये n होती है। तो 95 मल्टीप्लाइड बाय 50%। 95 का 50% क्या होगा? देखो 47.5 वैल्यू। 47.5 वैल्यू। अब क्या करेंगे यहाँ से हम, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 47.5 मार्क करेंगे। ये 40 है, 40 और 50 के बिल्कुल बीच में क्या होगा? 45। ठीक है ना, और 45 और 50 के बीच में 47.5। अब ये ग्राफ पेपर होता ना तो हम बिल्कुल इजीली जो है एक्यूरेटली मार्क कर लेते। ये 47.5 के ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इस स्ट्रेट लाइन को ले जाकर हम ग्राफ से टच करवाएंगे। जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ से टच करेगी हम रुक जाएंगे और इसको नीचे ड्रॉप करेंगे। फिर इस लाइन को अब नीचे ड्रॉप करेंगे, देखेंगे जो वैल्यू आएगी ना ये वैल्यू हमारा आंसर होगा। अब ये वैल्यू क्या आ रही है? 30 से थोड़ा सा कुछ पहले आ रही है। 20 और 30 के बिल्कुल बीच में क्या होगा? 25। ये 27 या 28 समथिंग कुछ लग रहा है मुझे, कुछ भी एक। अब जाहिर सी बात है इस वक्त हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है। ग्राफ पेपर होगा तो हम एक्यूरेटली छोटे छोटे बॉक्सेस काउंट करके भी निकाल लेंगे। 27 के बजाय 27.5 भी आ रहा होगा ना तो हमें ग्राफ पेपर से पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ नहीं पता चल सकता। यहाँ मैं अभी अंदाजा ले रहा हूँ, चलो 28 मान लेता हूँ मैं मीडियम। सर ये 95 क्यों लिया है? हाँ, एन की वैल्यू 95 क्यों ली है? एन की वैल्यू जो होती है ना, ये एन होती है सिग्मा एफ। अगर मैं सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लूँ तो एन आ जाएगा, या फिर तो सबसे आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ले लूँ तब भी एन आ जाएगा। एन की वैल्यू 95 इसलिए ली, ओ, 0 to 10 में 10 फ्रीक्वेंसी है, फिर के बाद 20 है, सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे तो एन आ जाएगा। एन जो है वो सिग्मा एफ के बराबर होता है, तमाम फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर लो तो वो एन के बराबर ही होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो मीडियन कैसे निकाला हमने? n मल्टीप्लाई बाय 50%। ठीक है, अब मेरी n की वैल्यू क्या है? 95। 95 का 50% क्या है? 47.5 वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगा, y एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जाए ना वहाँ 47.5 पर मैंने एक लाइन बनाई। ये लाइन सीधी लेके जाऊंगा, जैसे ही लाइन ग्राफ को टच करेगी वहीं से इसको नीचे ड्रॉप कर दूंगा।
नीचे जब लेकर जाऊंगा तो यहाँ देखूंगा मैं कि क्या वैल्यू आ रही है। अभी 30 के करीब करीब आएगी कुछ, तो चेक करें 30 से पहले ही आ रही है। ठीक है, मीडियन के बाद है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अब अपर क्वार्टाइल क्या होता है? अपर क्वार्टाइल होता है n मल्टीप्लाइड बाय 75%, लोअर क्वार्टाइल होता है n मल्टीप्लाइड बाय 25%। ठीक है, मीडियन में हमेशा 50% लगेगा, अपर क्वार्टाइल में हमेशा n मल्टीप्लाई बाय 75% और लोअर क्वार्टाइल में n मल्टीप्लाई बाय 25%। देखो ये होता क्या है, जैसे कि अगर ये 0 है एक और ये 100 है, ये लाइन से नंबर है 0 से लेकर 100 तक। अब आप ये देखो इन दोनों, इनके बिल्कुल बीच में क्या आएगा? 50। तो ये 50 पे क्या आ जाएगा? ये मीडियन है। अब 50 और 100 के बीच में जो आएगा ये क्या है? 75। ये क्या है? अपर क्वार्टाइल। 0 और 50 के बीच में क्या होता है? 25। ये क्या है? लोअर क्वार्टाइल। समझ आ रही? क्वार्टाइल का मतलब, क्वार्टाइल निकला है वर्ड क्वार्टर से। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, हाफ नहीं 1/4। 4 हिस्से करोगे ना तो क्वार्टर बनता है। तो ये 4 हिस्से करेंगे ना, जो पहला क्वार्टर जहाँ खत्म होता है ये क्या होता है? ये लोअर क्वार्टाइल। दूसरा क्वार्टर जहाँ खत्म होता है इसको क्या बोलते हैं? मीडियन। जहाँ तीसरा क्वार्टर खत्म होता है यहाँ इसको क्या बोलते हैं? अपर क्वार्टाइल। सही है ना? रूल ये है कि 50% वाला जो होता है वो मीडियन कहलाता है, 75% वाला अपर क्वार्टाइल और 25% वाला लोअर क्वार्टाइल। क्या करेंगे हम? n मल्टीप्लाई बाय 75%। n हमारा कितना है? n जो है वो है 95। इसका 75% निकालो। मतलब वैल्यू तो दी होंगी, लेकिन ये 75% और 25% आपको याद रखना है। 71.25 आ रहा है तो आप 71 ही ले लो। हाँ, 75% लगा दो या अपॉन 100 कर दो। 75/100 भी कर, 71.25 वैल्यू आ रही है, 71 वैल्यू ही ले लेंगे राउंड ऑफ करके। 0.25 और 0.75 को हमेशा राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 71 वैल्यू 71, 70 से थोड़ा सा एक बॉक्स ऊपर जाएंगे और एक लाइन बनाएंगे यहाँ पर। सेवेंटी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई मेरी लाइन, क्या हो गया? देखो जहाँ ये कट करेगा ना ग्राफ को, वहां से लाइन को अब नीचे ड्रॉप कर देंगे हम। तकरीबन ये 35 के करीब आ रहा है ना? 35 या 36 लग रहा है मुझे। 36 इसका आंसर हो जाएगा, अपर क्वार्टाइल का आंसर हो गया 36। चलेगा इतना। एक देखो अभी तो हम लोग जो बना रहे हैं विदाउट ग्राफ पेपर, इसमें तो हमारे बहुत बहुत फर्क आएगा। जब ग्राफ पेपर बनेगा ना, जब भी सबके आंसर में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, एक एक दो दो पॉइंट का आएगा, वो एक्सेप्टेबल होगा, कोई मसला नहीं। सही है, 71% नहीं, 71, 71st वैल्यू। अब इसको मार्क करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 71st वैल्यू मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन लेके जाएंगे। जहाँ ये लाइन क्रॉस करेगी, कट करेगी ग्राफ को, वहीं से नीचे ड्रॉप कर देंगे। फिर लोअर क्वार्टाइल के लिए करेंगे n मल्टीप्लाई बाय 25%। तो 95 इंटू 0.75, 0.25, 23.75 आ रहा है। 24th वैल्यू कर लेते हैं। अब 24th वैल्यू निकालेंगे हम।
तो ये आ जाएगा आपका तकरीबन 18 समझ लो, 17 18 कुछ, ठीक है 18 आ रहा है। अगर 18 आ रहा है तो फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो जाएगी, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल हमारा 36 है, लोअर क्वार्टाइल 18 है, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है, अभी जितना कुछ भी किया हमने इसमें थोड़ी सी जो है कहते हैं एक्यूरेसी नहीं है हमारी, विदाउट ग्राफ कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राफ पे करेंगे तो ये काफ़ी एक्यूरेट बनेगा फिर। ठीक है बच्चों, ये मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, अब आप लोग आराम से इसको कॉपी कर लें और कोई कंफ्यूजन है तो 1 बाय 1 पूछते जाएं। One day, a farmer collected 340 eggs from his chickens. The table shows distribution of the masses of the eggs. ठीक है, अच्छा एक फार्मर है, उसके बाद बहुत सारी मुर्गियां हैं, एक मुर्गी 340 अंडे नहीं दे सकती एक दिन में, ठीक है ना, तो उसके बाद बहुत सारी मुर्गियां हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, हर रोज जो है ना अपनी मुर्गियों से तकरीबन जो है 340 अंडे कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा एक दिन ऐसा हुआ है कि 340 अंडे उसको मिले, एक्यूरेटली तो नहीं मिलेंगे ना, अंडे कम ज़्यादा होते रहते हैं। अच्छा अब क्या है कि ना जो अंडे हैं वो उनको वेट कर रहा है, वो वजन से चेक कर रहा है। हमारे यहाँ तो अंडे किलो में नहीं बिकते हैं, ठीक है ना, दर्जन के हिसाब से बिकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है किलो के हिसाब से बिकते हो, तो वो वेट चेक कर रहा है। तो उसने वेट चेक किया, भाई मास जो है वो एम ग्राम्स, मतलब 34 से लेके 42 ग्राम के अंदर 40 अंडे हैं, फिर 42 से लेके 46 ग्राम के बीच में 60 हैं, 46 से 48 के बीच में कितना है 40 है, इस तरह से 48 50 के बीच में 48 एंड सो ऑन, ये सारे हैं। अब क्या करना है, व्हेन हिस्टोग्राम इज ड्रॉन, अच्छा हिस्टोग्राम अभी हमने पढ़ा नहीं तो ये फर्स्ट पार्ट इग्नोर कर देते हैं, सेकंड पार्ट से आ जाते हैं। कॉपी एंड कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 ग्राम्स। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एम एक्सेस फ्रॉम 30 टू 70। एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनेगा, देखो बता दिया है कहां से कहां तक बनाना है, 30 से लेकर 70 तक, और वर्टिकल जो है 0 से लेकर 340 तक बनाना है। ठीक है, पहले तो हम ये काम करते हैं, टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल कैसे कंप्लीट होगा, सीएफ का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नई हर नई फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाएगी। देखो पहले ये क्या किया, 34 से लेके 42 है ना, इसकी अपर लिमिट क्या है 42, तो इन्होंने क्या किया 42 पे क्या प्लॉट होगा 42 पे 40, और पहले वाले को जीरो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, जाहिर सी बात है 34 पे इन्होंने जीरो भी कर दिया है, ठीक है ना। मतलब देखो ये 34 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो उन्होंने एक तरह से 34 पे जीरो कर दिया है, फिर 42 पे 40, हमेशा अपर लिमिट पे प्लॉट करना है। फिर 46 पे क्या आएगा 100, 46 पे 100 कैसे 40 प्लस 60 प्लस हो रहा है, फिर उसके बाद 100 के बाद क्या आएगा 100 प्लस 40, अगला क्या हो जाएगा 140, फिर उसका अगला क्या होगा, देखो उसमें ये ऐड हो जाएगा 188, फिर ये 72 प्लस होगा तो ये आ जाएगा 260, 260 में 56 ऐड होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 316, और आखिर में फिर 24 ऐड होगा तो 340। समझ आ रही बात मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो मैंने लाइनें बनाई है ये इसलिए बनाई है कि देखो कौन सा ऐड करना है इसमें। रूल क्या है, पहला जो है वो 34 से लेके 42 तक है, तो अपर लिमिट क्या है 42 पे क्या आएगा 40, जैसे ऊपर भी हमने किया था, देखो जब अपर लिमिट थी पहले वाले की 0 to 10, तो ये 10 पे 10 प्लॉट किया था ना अपर लिमिट के ऊपर, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है, देखो ये वाले 42 पे 40, अच्छा पहला वाला 34 पे 0 कर दिया इन्होंने, स्टार्टिंग तो 0 से ही होती है, और फिर उसके बाद सारे ऐड कर देगा 40 प्लस 60 100, फिर 100 प्लस 40 140, 140 और 40 48 188 एंड सो ऑन, ऐसे सारे प्लस हो गई है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने क्या बना लिया, एक टेबल बना लिया। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखो, ग्राफ के लिए दो एक्सेस बनेंगे, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। अच्छा जगह जो है ना देख के करना, कि जितनी ये ना हो जगह कम पड़ जाए एंड में, आपको जो है ना ग्राफ किसी नए पेज से कोने से शुरू करना चाहिए हमेशा, अगर आप बीच में से शुरू करोगे एंड में जगह कम पड़ गई ना फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो अब ये स्टार्ट होगा 34 से कहाँ से कहाँ तक बनाना है ये आपको 30 से 70 तक बनाना है। अब रूल ये है कि जब जीरो से स्टार्ट ना हो ना, अगर जीरो से जब स्टार्ट ना हो तो फिर आपको शुरू में जो है ना ये बनाना पड़ता है, इसको कहते हैं फॉल्स ओरिजिन। ये पहाड़ जैसे जो हार्ट बीट जैसा शेप है इसका, ठीक है ना, तो एक बंदा जो है कहते हैं हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है, हार्ट बीट चल रही होती है साइड में,
तो उस टाइप का ये थोड़ा सा शेड है, शेप है, ठीक है, पहाड़ जैसा भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसको कहते हैं फॉल्स ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड फॉल्स ओरिजिन, जब जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा हो। क्योंकि रीजन ये है इसका कि अगर मैं जीरो से लेकर 30 तक जगह ज़ाया हो जाएगी ना मेरी। अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, शुरू में तो कोई वैल्यू ही नहीं है जीरो से 30 तक, तो वो सारा का सारा आधा ग्राफ पेपर मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये बना देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप डायरेक्ट जहाँ से शुरू करना है वहां से शुरू कर लो। ये बनाने के बाद अब 30 से स्टार्ट होगा। अब इन्होंने बोला हुआ क्या, 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 ग्राम्स। अच्छा ये देखो, ये जरा इंपॉर्टेंट है, एक मिनट देख लो फिर बनाना। 2 सेंटीमीटर के बाद 5 ग्राम्स मतलब क्या है, ये 1 सेंटीमीटर और दूसरे सेंटीमीटर पे 35 आएगा। फिर एक बॉक्स छोड़ के देखो, एक बॉक्स है ना 1 सेंटीमीटर का होता है ग्राफ पेपर पे, फिर 40 आएगा, फिर 45, 50, बाद 55 और 60, 70 तक जाना है आपको, एक एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के बाद। अंदाजन 1 सेंटीमीटर का छोड़ दो फिलहाल, जब ग्राफ पेपर होगा आपके पास तो आप एक्यूरेटली करोगे। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पेपर सबके पास होना चाहिए, रूल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। देखो 5-5 ग्राम है, 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 ग्राम्स लिखा हुआ है, यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 ग्राम्स, इसलिए 5-5 ग्राम्स करके बढ़ाएंगे हम। और y एक्सिस पर क्या आएगा, y एक्सिस पर 0 से लेकर 340 तक जाना है, और बोला हुआ 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 50x। 0 के बाद 1 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरे सेंटीमीटर पे 50, फिर एक छोड़ के फिर 100, देन 150, देन 200, देन 250, जाना कहाँ तक, 350 तक, 350 तक। नीचे वाला जो है 70 तक बनाना है, ठीक है। ये वाला ग्राफ हमेशा जो है ना, मतलब बिल्कुल पेज के कोने से शुरू करते हैं हम, ताकि जगह कम ना पड़ जाए, ठीक है। ठीक है, पहला 34 पर 0 है, देन 42 पर 40, अच्छा फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं 46 पर 100, 45, 46 पर 100, देन 48 पर 140, फिर उसके बाद 50 पर 188, 54 पर 260, 54 पर 260, ऑब्वियसली बिल्कुल इनएक्यूरेट जा रहे हैं हम बगैर ग्राफ के, लेकिन बस अप्रोक्सीमेटली शेप ऐसा ही बन जाएगा। देन 54 के बाद 58 पर 316, एंड 66 पर 340, 66 पर 340, इन सबको हम ज्वाइन करेंगे। अब देखो ये पॉइंट जब सही नहीं बनते ना, तो देखो इस तरह अजीब सा ग्राफ बन रहा है, ये एक लाइन में आने चाहिए। जब क्वेश्चन में हमेशा आपको ऐसे पॉइंट दिए होंगे जो एक लाइन में है। थोड़ा सा एस जैसा शेप बनता है तकरीबन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैंने सही बनाने की कोशिश की है बगैर ग्राफ पेपर के, ठीक है। इस तरह का कुछ शेप बनेगा ये, ठीक है बेटा। आप इसको लेकिन ज्वाइन तो करो, एक्स एक्सिस से 0 से तो ज्वाइन करो, ठीक है। ये आपका बन गया ग्राफ।
अब आप लोग इसका मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने की कोशिश करें। ठीक है, मीडियन के लिए 170th वैल्यू आ जाएगी, 340 का 50%। अब 170 पे आप बनाओगे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर 150 है, 170 तकरीबन यहाँ कुछ आएगा, 170th वैल्यू। इसको नीचे ड्रॉप करेंगे लाइन को, फिफ्टी से थोड़ा ऊपर जाएगा, नहीं 50 पर तो 188 है, 51 नहीं आना चाहिए इसका मतलब है ना। अब आप ये देखोगे है ना, एक सेकंड, नहीं 50 पर क्या आ रहा था, हमने मार्क किया था, देखो 50 पर क्या मार्क किया था हमने, 180। इसका मतलब 50 से तो कम आना चाहिए ना आंसर, फिर भी ना थोड़ा इतना तो एक्यूरेट हो कम से कम। ये देखो थोड़ा सही करना पड़ेगा इसको, देखो 50 पर थोड़ा गलत बन गया ना यहाँ से, फिर 50 पर कितना होना चाहिए आपका, 50 से पहले क्या 48 पर 140 है ना, ठीक है, ये बहुत क्लोज हैं दोनों ये वाले ना, 48 पे 140 है, थोड़ा सही करना पड़ेगा इसको, ये ना बन रहा है ग्राफ बनने की वजह से। 45 48 तकरीबन यहाँ कहीं जा रहा है, 48 पर तकरीबन 140 आना चाहिए ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 170th वैल्यू, 170th वैल्यू यहाँ कहीं आएगी, इट शुड बी लेस देन 50, 150 से लेस होना चाहिए, तकरीबन 49 समझो, क्या कर लो, 50 से नीचे होना चाहिए। देखो 50 पे 188 है, 50 से नीचे ही होना चाहिए, अगर 50 से ऊपर जाएगा तो बिल्कुल ही गलत है आपका, गलत है ना। देखो 50 पर 188 है, तो 53 पर जो है 170 कैसे आ सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोगों का सही नहीं बना हुआ ग्राफ, मेरा भी देखो थोड़ा इनएक्यूरेट था, मैंने थोड़ा ठीक किया इसको। जब आप ग्राफ अगर बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ये अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसी तरीके से जो है कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आपको निकालनी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑब्वियसली अभी हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा आंसर। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल क्या होगा, 340 का 75%, मुझे जरा निकाल के बताओ जल्दी से। लोअर क्वार्टाइल जो आएगा वो 340 का 25%, जल्दी से कैलकुलेशन करके मुझे बताएं। 340 का 75% कितना बन रहा है, 255 और 85, ठीक है। 255th वैल्यू और 85th वैल्यू, दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। 255 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 250 है, 255 कुछ यहाँ आएगा ऐसे, ये लेके जाते हैं लाइन और नीचे हम निकालते हैं 54 से थोड़ा नीचे पहले आएगा, सीधी लाइन बनाएंगे जब इसकी, क्योंकि देखो 54 पे कितना आ रहा है, 260 आ रहा है, तकरीबन 53 समझ लो अगर आता है इसका आंसर। फिर उसके बाद 85th वैल्यू, 85th वैल्यू 100 है, 50 है, 75 होगा, 85 कुछ यहाँ होगा, गलत हो जाएगा ना। अब ये सोचो ना 54 पे जो है 260 है और हम 255 वैल्यू ले रहे हैं, तो 55 कैसे हो सकता है, 54 से तो कम ही होना चाहिए उसको, ठीक है। ये वैल्यू निकल जाएगी इजीली, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है 45, ये तकरीबन 46 या 47 आएगी तकरीबन, ठीक है, 46 या 47 ऐसे कुछ आएगी। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी हो जाएगी, इन दोनों को माइनस करके आ जाएगी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल्स टू अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल,
ये हो जाएगा 53 माइनस 47, 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ना कहते हैं आज का आप लोग का टास्क ये, घर जाएंगे आप लोग ग्राफ पेपर पे ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे। जब इस क्वेश्चन को आप लोग ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे तो आप लोग का इंशाल्लाह एक्यूरेट आएगा आंसर। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही